बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन जो इस वक्त हमें आज़ाद कश्मीर पूरे में तकरीबन इस वक्त 22 और 23% से अबाव वैक्सीन कर रही है। हर ज़िला में, हर अस्पताल में, हर देहात में, हर गांव में कोई न कोई आदमी ये बीमारी लेके अपनी चारपाई पे है, या घर पे है, आइसोलेशन में है, या वो हॉस्पिटल में है, या बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो अभी प्रिवेंटिव मेजर्स जो अडॉप्ट किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर जो लॉकडाउन लगाया है, या जो पब्लिक गैदरिंग पर जो लॉकडाउन लगाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन बहुत देर से लगाया है। इन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ख़ुद सबसे पहले बड़े सियासी जलसे किए, उसके बाद फिर अपोजिशन ने भी उनके देखा देखी वो जलसे किए, और इस तरह से ये मर्ज़ फैलाने में मैं समझता हूँ कि आज इस वक्त जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ाम जाता है कि उन्होंने इसको इनकरेज किया, उन्होंने आंखें बंद करके तो अपनी सियासी मुहिम को जारी और सारी रखा, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है वो बहुत फैल चुका है। अब इसको ख़ात्मे के लिए मैं समझता हूँ कि कहीं एक जाने जाएंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे ज़्यादा लोगों ने ध्यान देना होगा। जब तक वो मास्क नहीं पहनेंगे, हुजूम से जाने से गुरेज नहीं करेंगे, बाज़ारों में जाने से और आम सैर सपाटे से जो गुरेज नहीं करेंगे, गाड़ियों पे बैठने से गुरेज नहीं करेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये बीमारी जाने वाली नहीं है। ये कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, जब तक के 100% लोगों में वैक्सीनेशन नहीं होती, उस वक्त तक के ये लोग इस बीमारी से नहीं बच सकेंगे। नाजरीन, मैं ये इस अपने प्रोग्राम की तवासत से बताना फ़र्ज समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है, जो लोग हमारे बुज़ुर्ग हैं, या जो लोग इस वक्त जिन तक ये रसाई यानी जिन तक ये पहुंच चुकी है वैक्सीनेशन, वो भी अवॉइड कर रहे हैं, वो भी लगाने से, वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में जाने से गुरेज कर रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। मैं उनसे अपील करूँगा कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, चूँकि मैं ख़ुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं इस वक्त अपनी वो इसका जो कोर्स है, यानी 2 इसके जो शॉट्स हैं, इंजेक्शन है, मैं लगवा चुका हूँ, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आम इंजेक्शन की तरह, आम वैक्सीन जिस तरह होती थी, उसी वैक्सीन की तरह ये वैक्सीन है, और उस आप आधे घंटे में जाएंगे, आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर करिएगा। इससे बचेंगे, अगर इससे बचने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी औलाद और अपनी नस्ल के दुश्मन होंगे। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब जाऊँगा कि इस वक्त हमने सुना है, यानी जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर इन जो हमारे कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, इनको मुस्तकिल करने का इरादा रखते हैं, इरादा ज़ाहिर किया, और इस हवाले से मेरा ख्याल है उनकी कोई मीटिंग्स चल रही है, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से भी मेरा ख्याल है अब राब्ता बहाल करने की कोशिश की है, मीटिंगें हो रही है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, जनाब ताहिर अहमद फ़ारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुज़फ़्फ़राबाद बेस करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर के ये जो 2 इंस्टीट्यूशन जो हमारे सीनियर लीडरशिप ने और हमारे समझ लें कि 70 साल एक कावश और उसका रिज़ल्ट है कि हमारे लोगों को कुछ इंसाफ मिलता था, और वो दोनों इंस्टीट्यूशन हमारी मौजूदा हुकूमत की नालायकियों ने और ज़िद ने इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया, और अब सिर्फ इस वक्त 3 जजेस पे ये 2 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। तो उस हवाले से हम ताहिर अहमद फ़ारूकी साहब से पूछना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों के लिए क्या तफसीलात हैं, और गवर्नमेंट क्या सोच रखती है कि क्या इन जजेस को जो कायम मकाम है इनको मुस्तकिल करने का इरादा रखती है या नहीं। फ़ारूकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूकी साहब, हम ये हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप मुज़फ़्फ़राबाद बेस करते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और जजेस के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से आपके पास एक अपडेट करंट नॉलेज है, उस बेसिस पे बताएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और सदर आज़ाद कश्मीर है, अब इनका कोई इरादा, कोई नरम हुआ है, लचक पैदा हुई है, और इन जजेस को मुस्तकिल करने का इरादा रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में जजेस और चीफ जस्टिस के जो अपॉइंटमेंट का तरीका है,
वो ये है कि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस के लिए आपस में मुशावरत करके पैनल तश्कील देते हैं, जो पैनल ऐवान सदर को, सदर आज़ाद कश्मीर को रवाना किया जाता है और वो उसको मंजूरी के लिए चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल करते हैं। गुज़श्ता बहुत बड़े अरसे से यहाँ पे सियासी हुकूमतों में सिलसिला होता चला आया है कि एक सियासी बुनियादों पर और फिर इलाकाई बुनियादों पर यहाँ का जो हमारा एक निज़ाम है, जिसमें प्राइवेट सिस्टम भी है, सियासी जमातें भी हैं, और कबीलाई बुनियादों पे उस हवाले से इनको मसाइल का सामना होता है। और फिर ये कि इनकी भी कोशिश होती है कि हम ऐसे जजेस को लेके आए जिनसे हमारे अच्छे साजगार ताल्लुकात रहें। और फिर ये कि जो बड़ी परेशानी का सामना यह रहा है वो ये रहा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे जो जस्टिस साहिबान के नाम जाते रहे, उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट रहे, उनके दरमियान इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। और इसमें ऐवान सदर का ये फर्ज बनता था कि इत्तेफाक राय पैदा करे, लेकिन वो भी इसमें नाकाम हुआ, जिसके बाइस आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 जजेस को सिर्फ और सिर्फ उस तरीकाकार को प्रॉपर अख्तियार न करने की वजह से 5 जजेस यहाँ पे खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए। अब जो सूरत हाल जा रही है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 जज हैं, जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। तो इस हवाले से ये दोनों हुकूमतों का न सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत बल्कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कम अज कम आज़ाद कश्मीर की अदलिया के हवाले से हर 2 अतराफ के लोग संजीदगी इख्तियार करें और जजेस को तैनात करने का जो एक असूल है कि एक जज जो है हकीकी मायनों में जज के किरदार वाला होना चाहिए, उसको तैनात करें। अभी तक कोई इस तरह के बातें तो की जा रही हैं कि तैनात होने चाहिए और इस सिलसिले में इतलात मिलती रहती है कि काम काज किया जा रहा है, लेकिन इस वाले से अभी तक कोई अच्छा नहीं। फारूकी साहब, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उस वक्त लूप में या उस वक्त सामने आएगी कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर अपने कंसेंसस से जो लिस्ट भेजेगी या जो तजवीज़ भेजेगी उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आगे हाँ या ना में जवाब देगी, लेकिन इस वक्त तो वहाँ से कोई तजवीज़ आ ही नहीं रही सदर आज़ाद कश्मीर से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से। जी बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसमें एक वजह ये आईनी मसला भी है कि जब तक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल नहीं हो जाते, ये दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जब मुस्तकिल होंगे तो ये बाकी जजेस की तैनाती के लिए नामों की तजवीज़ कर सकेंगे। अच्छा, इस वक्त सर, इस वक्त जो हम सुन रहे हैं, मैंने जो सुना है कि इस वक्त इन दोनों चीफ जस्टिस जो कायम मकाम है, इनको मुस्तकिल करने का इरादा जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने अभी जो सोचा है रिसेंटली, उस हवाले से आपके पास कोई अपडेट है? इस हवाले से हमने राब्ता करने की कोशिश की थी ऐवान सदर से और गवर्नमेंट की सतह पर, क्योंकि ये अथॉरिटी तो ऐवान सदर है, ऐवान सदर का ये काम है कि वो समरी कश्मीर कौंसिल की तरफ भेजते हैं, तो उनकी तरफ से कोई वाज़ेह बात नहीं की जा रही, हाँ में या ना में, जिसकी वजह से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और उन्हीं शकूक व शुबहात की वजह से वकीला जो है गुज़श्ता 2 हफ्ते से एहतजाज पर हैं। ताहिर फारूकी साहब, बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे, शामिल रहे साथ। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ताहिर फारूकी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुज़फ़्फ़राबाद बेस करते हैं और जजेस के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से, अदलिया के हवाले से ये एक अपडेट नॉलेज रखते थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, जो हाल ही में हमने अपने ज़राए से मालूम किया था कि वो इन दोनों जजेस को जो कायम काम है मुस्तकिल करने का इरादा रखते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने अपडेट दी कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर कन्फ्यूजन का शिकार है। कोई उन्होंने इस किस्म का कोई इंदिया जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम इसी गुफ्तगू से आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जाएंगे,
वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हम अपने इसी प्रोग्राम में अब हम आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले इलेक्शन है उस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि नाजरीन आपको वोटर लिस्ट के हवाले से आपको अपडेट करूँ और आइंदा आने वाले जो असम्बली के जो कैंडिडेट हैं उनके क्या ख्यालात हैं। और इस वक्त जो सिटिंग असम्बली मेंबर हैं जनाब गुलाम मोहिउद्दीन जो साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर थे, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। दीवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दीवान साहब, हमने ये सुना है कि ये जो वोटर लिस्टें हैं उनकी जो उखाड़ पछाड़ में जो किया है और वो जो वोट्स बढ़ने चाहिए थे वो जहाँ कोई अगर 1000 था तो वो 100 हो गया, जहाँ 100 था वहाँ 10 या 12 हो गए हैं। तो ये जो ये इस किस्म की ज्यादती और जुल्म हुआ है आपके नहीं बल्कि बहुत सारे हलकों में ये सुना जा रहा है, तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? शुक्रिया आपका, आपने एक अहम असास इशू जो है उसके बारे में तवज्जो मबजूल की और आपको जो आपका मीडिया है वो इस तरफ आया। ये पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर से, तो ये उन लोगों के लिए वोट है। तो उसमें ये गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन कमीशन साहब आए थे नए तो इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें मैं भी मौजूद था और मैंने इनको वहाँ पे अपनी तजवीज़ दी थी। चूँकि मेरा पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी, तो मैंने सारा फैक्ट्स एंड फिगर इनके सामने रखे थे। मैंने इनको कहा था कि हमारे हर मरतबा इलेक्शन होते हैं, पुरानी लिस्टों से वो मास्टर साहबान लोगों के घरों में जाते हैं, जो नहीं मिलता वहाँ पर वो जो इलेक्शन लड़ते हैं लोग जिन पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के और मुस्लिम लीग के, उनके भी नंबर उनके पास होते हैं और वो पूछ लेते हैं ये फलां बंदा किधर रहता है, हमें मिल नहीं रहा, तो फिर वो हम उनको बताते हैं, वो वहां जाकर उनके घरों से वो ले लेते हैं। या फिर अगर कोई दूर दराज हो तो वो उनसे जो जो उसने वोट डालना उसके घर में वो वोट दे देता है या उसको जाकर पकड़ा देता है कि ये मेरा कागजात हैं, ये आप जमा करवा देना मेरी फैमिली। तो इस तरह ये मास्टरों तक ये वोट पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी लगती है वो वोट अंदराज हो जाते हैं। तो ये वोट जो है ये फिर वो शाया किए जाते हैं कि ये वोट आए हैं, जिसको एतराज होता है वो जाकर उनको जो गलत वोट अंदराज होते हैं उनको वो चैलेंज करते हैं। हम अगर किसी बंदे ने किया, मेरे मुखालिफ ने अगर ज्यादा वोट डाले हैं उसमें कोई गलत जिनको मैं जानता हूँ कि नहीं है, मैं उसके ऊपर एतराज उठाता हूँ, तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। उसको जाता उनके घर में नोटिस, वो 2-3 दिन के अंदर तो वो हाजिर होना पड़ता है। अगर वो नहीं आते तो वो कट जाते हैं, जो ले आते हैं अपने सबूत उनके पास जाते हैं। ये तरीकाकार जो पिछले 50 साल से चल रहा था। मेरी बात आपको आ रही है? जी जी, अब बिल्कुल आ रही है। जी सर। जी, तो ये तरीका चल रहा था पिछले को 50 साल से, जब से ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस मरतबा भी मैंने उनको कहा यही तरीका जो है ये सूटेबल है। आप ये कमेटियां जो एक तो आपने कहा प्रूफ लगाएं, प्रूफ 10% लोगों के पास है या 15% लोगों के पास है ना। किसी को जमीन मिली हमारे जो जितने कश्मीरी आए हैं माजरीन, और इनके को 5000 कोई 8000 7000 के करीब पूरे हल्के में ये वोट हैं। पहले भी इन्होंने काट के बेड़ा गर्क किया। जो हुकूमत आती पाकिस्तान में वो ये काम करती है, कल दूसरों के वोट कटाना शुरू करती। पर अब चूंकि इधर बैठे हुए बड़े एक्सपर्ट हैं जो ये काम करते हैं, अभी उनकी आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये नया काम शुरू किया जी, कमेटियां बनाए। मैंने इनको कहा कमेटियों से लड़ाई होगी और इससे हमारी हुकूमत की भी बदनामी होगी। तो चनाचे वही हुआ। इन्होंने क्या किया, जो कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें इन्होंने शहीद भुट्टो ग्रुप, पीपल पार्टी को, जो मेरा ख्याल इस इलेक्शन में शायद पिछली मरतबा भी 2 सीटों पर या 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, तो फिर उसके बाद जमात इस्लामी को, फिर इन्होंने तहरीके नफाद फिका जाफरिया को। फिर दीवान साहब, क्या आपने ये सारी जामे ये जो शिकायत हैं आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास लेके और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? सर हमारी बातें उन्होंने सुनी। अपने सेक्रेटरी थे उस वक्त, जो पहले सेक्रेटरी थे अयाज साहब, वो भी मौजूद थे, और मेंबर्स जो हैं वो क्या ना राजा साहब वो भी उसमें मौजूद हैं, और वो रिकॉर्ड भी है। मैंने जो बातें की तो मैंने कहा आप ऐसे करें कि इसमें जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसी के साथ आप चले। जो बंदे गलत अंदराज किसी का हो जाएगा उससे हम चैलेंज करते हैं सारे एक दूसरे के वोट, तो वो उसका एक प्रोसीजर है। जब वो कोई प्रूफ नहीं पेश करता तो वो कट जाते हैं वोट। हर मरतबा ऐसा होता है। हर की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों के वोट को 10-20 डलवा लूं, लेकिन वो तब भी रहेंगे जब वो
चैलेंज से निकल जाएंगे। तो अच्छा दीवान साहब, फिर आप ये बताइएगा कि इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट भी पीटीआई की है, और अगर पीटीआई वाले आपकी ये बात आपके साथ तावन नहीं करते और ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है आइंदा आने वाला उस पर ये इंतजाम ठीक नहीं करते, हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर है, पूरा स्टाफ है, और अगर वो आपकी इंटायर सेटिस्फेक्शन के तहत ये इंतजाम नहीं करते तो फिर किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा आइंदा? बात समझे, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के सामने हमारी मीटिंग हुई। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये ज़हन में रखें। ये जो हदायत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन हमारे आरओ को भेजता है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर लाहौर का, पिंडी का और मुल्तान का, इसी तरह शेलम का, जहां जहां वोट है, ये उनको वहां के वोट होते हैं, उनको फहरिस्तें भेजी जाती हैं कि ये मास्टरों को लगाएं यहाँ से और इनके घरों में जाएं। इसके पैसे सारी हमारी गवर्नमेंट देती है। अब जो इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरी आप बात को समझ, उसमें तहरीक नफाज़ फिका जाफरिया शहीद भट्टो ग्रुप और जो अहल तशय्युं की जमात है हमारी, वो और इसी तरह दो जो गैर मारूफ जी हैं जिनकी हुई रजिस्ट्रेशन, उनके बंदों के नाम लिखवा कर कमेटी में मुस्लिम लीग ने सारे बंदे अपने अब पीपल पार्टी भी उनके साथ ही उस वक्त, तो हम सिर्फ अकेले थे एक। और फिर फैसला ये हुआ था, उसमें ये लिखकर भेजा गया अगर किसी पे डिस्प्यूट आए तो जो कमेटी ज्यादा बंदे कहेगी तो उसको कर ले। हमारा शुरू दिन से ये खिलाफ था कि इससे नहीं होगा ऐसे काम, आप ये अक्सरियत के बुनियाद वाला काम गलत है। ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको सारा पता होता है कि कौन गलत है कौन सही है, वो इंशाल्लाह वहां से बेहतर फैसले होते हैं। दीवान साहब बहुत मेहरबानी, आपकी तफसीलात हमने जानी। नाजरीन, ये हमारे साथ गुलाम मोहिउद्दीन दीवान थे, ये साबिक जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, और इन्होंने जो अपना आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो खदशात का इजहार किया है, हमने आज इसी प्रोग्राम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी निजी मसरूफियात की वजह से हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। लेकिन हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर उनकी राय और दीवान साहब की जो तजावीज़ है या जो उनके साथ डिस्कशन है वो उनके गोशे गुजार करेंगे। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में और वहाँ जितने भी आगे फिर मेम्बरान असम्बली हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये वक्त है कि आप अपनी जाके वोटर लिस्टें चेक कर लें। जो असम्बली मेम्बरान आइंदा आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो बेसिक काम जो है कि वो अपनी वोटर लिस्टें जाकर उनकी करेक्शन और अपने वो देख लें कि किस किस हल्का में कहाँ पोलिंग उनके स्टेशन है, उस हवाले से वो आज से चीज़ें करेक्ट कर लें और जहाँ गलत हैं वो फ़ौरन अपनी दरख्वास्तें दें ताकि आपके वो जो वोटर्स हैं उनकी लिस्टें सही तरतीब से बन सके। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के से वापस आएंगे तो हम आज़ाद कश्मीर में जो हाल ही में ब्यूरोक्रेसी में जो बड़ी अच्छी चेंजेस आई हैं और राजा फारूक हैदर खान साहब ने जाते हुए जिन अहल और काबिल तरीन ऑफिसरान को ग्रेड 22 दिए हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आपसे जैसे इस ब्रेक पर जाने से पहले जो गुजारिश की थी कि आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, उनमें जो हाल ही में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, मैं समझता हूँ कि आखिरी ये जो इनका जो टाइम है 2-3 महीने रह गए हैं और इसमें उन्होंने जो ग्रेड 22 के लिए जिन ऑफिसरान को सिलेक्ट किया उनको ग्रेड 22 दिया, उनकी अप्रूवल दी। उस हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जनाब जो फ़याज़ अहमद अब्बासी साहब हैं, फ़हीम अब्बासी साहब हैं, एहसन खालिद कियानी साहब हैं, डॉक्टर सैयद आसफ शाह साहब हैं जो ACS डेवलपमेंट रहे हैं, इन सब के हवाले से भी ये गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कि क्या वजह है कि इतने अहल ब्यूरोक्रेट जो आज़ाद कश्मीर में काम करते हैं और वो ये कॉम्पिटेंट हैं कि वो इसी ओहदे पर आकर
वो बलूचिस्तान में भी खदमात इंजाम दें, वो पंजाब में भी इंजाम दें, वो इसी तरह सिंध में जाएं, और जिस तरह से कि बाकी प्रोविंसेस से ब्यूरोक्रेसी के लोग उठाकर आज़ाद कश्मीर में भेजे जाते हैं, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है, अपना फाइनेंस सेक्रेटरी है। क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसरान को पाकिस्तान के इन डिस्ट्रिक्ट्स में या इन सूबों में इनकी खपत नहीं होती और इनको ट्रांसफ़र या इनकी प्लेसमेंट नहीं होती? ये इसीलिए इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है नाज़रीन, वो आने वाले वक्तों में फिर वो जो इनकी कॉम्पिटेंसी जो होती है वो जाहिर नहीं होती, और ये ऑफिसरान जो हैं ये एक वक्त आता है कि ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये अपनी इन चीज़ों को अपने साथ अदल न होने के हवाले से। और जब फेडरल गवर्नमेंट जो लार्जर जहाँ प्लेटफॉर्म होता है वहाँ इनको जब काम करने की इजाज़त नहीं मिलती तो ये फिर नेगेटिव होते हैं, और ये जिस तरह से ये कॉम्पिटेंट होते हैं, जिस तरह ये लायक होते हैं, उस तरह से इनकी डिलीवरेंस जो है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है और वो ये मनफी अंदाज़ फ़िक्र इख्तियार कर लेते हैं। मैं इसी तरह हमारे जो इस वक्त एडिशनल आईजी है जिनको अभी ग्रेड 22 मिला है, फ़हीम अब्बासी साहब, ये सीनियर तरीन इस वक्त जो ऑफिसर भी है। इन आईजी आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त सिटिंग आईजी हैं ये ग्रेड 21 में है, तो एक अजूबा है, एक अजीब बात होगी कि ग्रेड 22 का ऑफिसर जो है वो ग्रेड 21 के नीचे उसका जूनियर होकर काम करेगा, तो वो क्या वहाँ डिलीवर क्या करेगा, वो अपने दफ्तर के साथ इंसाफ क्या करेगा, वो लोगों के साथ इंसाफ क्या करेगा, वो क्या अपनी नौकरी के साथ, अपनी सर्विस के साथ क्या इंसाफ करेगा? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कहते हैं कि इंसाफ सब के लिए और एक कानून पाकिस्तान के लिए, तो क्या उस कानून के तहत ये फ़हीम अब्बासी साहब किसी सूबे के आईजी नहीं लग सकते पाकिस्तान में? इनको हम ये अपील करेंगे कि इन अफसरान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको अपनी स्ट्रेंथ में ले और इनसे, ये जो इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करे। हमारे जो इसी तरह ACS डॉक्टर आसफ साहब हैं और इसी तरह जो SMBR है, ये एक अरसा से एक सीनियर बहुत पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट सेक्रेटरीज है और अभी ग्रेड 22 इन लोगों को मिला है अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से, अपनी ऑनेस्ट अप्रोच की वजह से, विजन की वजह से। तो हम इसी प्रोग्राम की तवसत से ये गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आज़ाद कश्मीर के कॉम्पिटेंट ऑफिसरों को अपने सूबों में ले और यहाँ के सूबों के लोग वहाँ जाएं, ताकि एक चेंज जो है वो हमारे लोगों को, हमारे अवाम को भी देखने को मिले। इस वक्त जो है हमें वही चेहरे हैं, वही वहाँ के ऑफिसर हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा इलाका है रियासत का, तो उसमें ये लोग जो हैं हम एक दूसरे के चेहरे भी देख देख कर तो तंग आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ा दिल करके, बड़ा विजन रखते हुए इन लोगों को अपने सूबों में लाए और यहाँ के सूबों के जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो आज़ाद कश्मीर में जाएं, वो DC बनकर भी जाएं, वो कमिश्नर बनकर भी जाएं, और हमारे जो DC कमिश्नर और सेक्रेटरीज हैं वो पाकिस्तान में आएँ, ताकि इस तरह उनका जो तरबियत है, उनकी जो विजन है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। नाज़रीन, इसी के साथ हम जो आपकी जो तवज्जो मैं चाहूँगा इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हमारे तालीम के शोबे में वहाँ उसका कंपैरिजन जो है वो क्या है। इंडिया का जो ज़ेर इंतज़ाम यानी मकबूजा कश्मीर है, वहाँ इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 39 है, यूनिवर्सिटीज़ 12 हैं, एयरपोर्ट्स 3 हैं, कौमी सनतें 42 है, हॉस्पिटल 2811 हैं, जहाँ से हज़ारों की तादाद डॉक्टर्स इंडिया, अमेरिका, अरब यूरोप में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो हमारे मुसलमान जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस लूलेबी और लंगड़े वो टोटल जो हैं वो 5 है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 7 है, एयरपोर्ट एक लंगड़ा किस्म का वो भी बंद है, वो गिलगित बल्तिस्तान में है, और जो मुजफ्फराबाद का है वो रावलाकोट का वो काफ़ी अरसे से बंद हो चुके हैं। कौमी सनतें 0, हस्पताल 514, हकीकी हॉस्पिटल जो है रियल टर्म्स में जो हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ 4 है। आज़ाद लोगों को खुद को आज़ाद और उनको ग़ुलाम समझने वालों आज़ाद खित्ते का क्या मयार है, ये
आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं जनाब अपने लीडर इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस डाटा की रोशनी में ज़रा देखे और आज़ाद कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को, आज़ाद कश्मीर के टेक्नोक्रेट्स को बुलाकर तो ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में ये जो तामीर और तरक्की और उसका जो रिज़ल्ट्स है, हमारी आने वाली नस्लों के हवाले से जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या है, कॉलेजेस का क्या मयार है, हॉस्पिटल्स का क्या मयार है। इस वक्त हॉस्पिटल्स जो है वो सिर्फ रेफ़र करने के लिए वो सेंटर बने हुए, पेशेंट जाता है और उसको दूसरी चिट हाथ में थमा दी जाती है और उसको पिंडी या उसको लाहौर या इन दीगर जो नज़दीक तरीन पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ रेफ़र कर दिए जाते हैं। वहाँ कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी नहीं होता। मुझे आज ये प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। हम अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।